आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DAF के बारे में कि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं बच्चों के वो उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी अनक्लियर्ड हैं, बट बच्चे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो इसलिए कमेंट्स में रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिले तो। अब हम सीधा बात करते हैं कि किन किन क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सेकंड जो चीज़ें हैं वो है कि DAF की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे किसी की मार्कशीट लेट आई है, किसी की मार्कशीट के अंदर कुछ चेंजेस कराए गए हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। एक और छोटा मोटा और क्वेश्चन है वो ऐड हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि है DAF की डेट कब तक आएगी। और ये क्वेश्चन मेरे से व्हाट्सएप पे भी 2-3 बच्चों ने पूछा और कमेंट सेक्शन में भी ये क्वेश्चन मिला। तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि DAF की जो एग्जैक्ट डेट है वो किसी को नहीं पता है। आज ऐसा था कि आज आ सकती थी डेट, क्योंकि अभी 7 दिन हो गए हैं, ठीक है, और 7 डेज़ के गैप पे ESI जो UPSC है वो मतलब चीज़ें करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जो एक्सपेक्टेड डेट लग रही है वो लग रही है 25 अगस्त। 25 अगस्त क्यों लग रही है उसका रीज़न मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का जो DAF का इनका है वो स्टार्ट हुआ था 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त का नोटिफिकेशन है। 14 अगस्त से लेके इनका जो DAF है वो 23 अगस्त से चलना है, 23 अगस्त तक चलना है। और यहाँ पे इस वजह से जो उम्मीद है वो लग के आ रही है कि 25 अगस्त से आपका जो DAF है वो स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है पहले नहीं हो सकता, बट अभी जो प्रोबेबल, जो मोस्ट प्रोबेबल लग रही है वो यही है। मंडे तक का लग रहा था, इसलिए मैंने पहले वीडियो नहीं डाला। तो अभी 25 तारीख है वो मोस्ट प्रोबेबल लग रही है कि 25 तारीख को आपका जो है वो DAF की जो फर्स्ट जो DAF आपका या फर्स्ट और लास्ट, वो देखते हैं कि कितने भर आते हैं। कुछ UPSC वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो 2 बार आते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ही होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ तो DAF, तो आपका ये आंसर तो आपको मिल गया होगा। सेकंड चीज़ की कुछ एक डॉक्यूमेंट्स के लिए सवाल हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इन्होंने जो अपनी मार्कशीट थी वो पहले आ गई थी इनकी, लेकिन इन्होंने कुछ उसके बाद में करेक्शन करवाया था जो मार्कशीट इनकी बाद में आई थी। तो इनका क्वेश्चन है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप नई मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द भी कर दें। और बाकी देखिए UPSC है तो UPSC पे ही डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें वो एक्सेप्शंस भी दे देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है आपका बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बेतुके ढंग से वो कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। आपको चांस है वो दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बाकी एक बार आप DAF है वो आने दीजिए। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में क्लियर हो पाएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार थोड़ा सा अपने मन को शांति दीजिए और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये ही है। आप देख रहे हैं हर किसी ने यही क्वेश्चन पूछा है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ही बात करते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो हो सकता है कुछ और बच्चे बाद में पूछें, तो मैं पहले ही उनको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है और उसके बाद में आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है, तो उस कंडीशन में आपको कास्ट का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। आप अपलोड करें या नहीं करें, आपकी जो ठीक है जनरल में ही आप काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए। ऐसे ही चीज़ें नहीं बोली जा रही हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, इतने पेजेस पढ़ने के बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं जो आपको बताने लायक होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ कैटेगरी का इन्होंने बताया है। हालांकि ये CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का है, बट नॉर्मल सी बात है UPSC है तो रूल सब के अंदर सेम ही रहने हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है किसके अंदर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, ठीक है, लेकिन वो वैसे और किसी कैटेगरी के अंदर आता है,
ठीक है। तो अगर वो चेंज कराना चाहता है रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, तो वो कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है वो कमीशन के द्वारा एंटरटेन नहीं की जाएगी। मतलब ऐसी रिक्वेस्ट को वो कोई भी भाव नहीं देने वाले हैं। आपका जो सीधा सीधा है वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपको काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो मेहनत करें ही ना, अगर आपने जनरल से अप्लाई किया तो आप जनरल से ही करें, ठीक है, क्योंकि आपको ये ओबीसी एससी एसटी कास्ट का बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। जनरल से अप्लाई किया है, जनरल से ही लड़िए आप। नेक्स्ट चीज़ कि अगर किसी बच्चे ने कुछ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिनमें मान लीजिए कि आपका जो मतलब आपकी जो कास्ट है, ठीक है, तो उसको अभी रिसेंट में अगर ऐड किया गया है, ठीक है, रिसेंट में यानी कि 1-2 महीने के गैप में, या फिर ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, ठीक है, पहली बार बन रहा हो, पहली बार आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आई है, उस कंडीशन में चाहे वो ओबीसी हो एससी एसटी हो, ठीक है, ओबीसी सिर्फ लिखा है मैंने ऐसे ही, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं अप्लाई किया है, बाद में आप बोलेंगे कि नहीं, तो वैसा कंडीशन नहीं रहने वाली है। तो आपको जो कैंडिडेचर आपका जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जितने भी कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन जनरल स्टैंडर्ड पे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को ऑप्शन दिया जाएगा चेंज का। किस चीज़ के चेंज का? मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने क्या किया है, ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, ठीक है, और वो अपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं क्या कर पाता है, सबमिट कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसको तभी जनरल कैटेगरी का बेनिफिट है वो दिया जाएगा जब वो यूआर की जो जनरल की कट ऑफ है उसको अगर वो क्लियर कर रहा है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही आपका जो है वो जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। मान लीजिए जनरल की 80 है, आपके ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करने के 79 आए थे, लेकिन आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो आप नहीं हैं एलिजिबल। लेकिन अगर 80 ही कट ऑफ है और 80 ही आपके मार्क्स हैं, उस कंडीशन में आपको है वो जनरल कैटेगरी का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा है वो यही है कि हमने स्टेट वाला है वो अपलोड कर दिया है। तो वैसे तो देखो भाई साहब, मैंने बहुत 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 ढूंढा, पर मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई भी केस जिसके अंदर जिन्होंने स्टेट का भर दिया हो और बाद में उनको मतलब सेंटर में काउंट कर लिया हो फिर नहीं किया हो। दोनों साइड से कोई भी केस ऐसा मुझे नहीं मिला है जिसमें किसी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया हो या एक्सेप्ट कर लिया गया हो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली कि ये चीज़ यूपीएससी पर ही डिपेंड करेगी कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, उन पे ही डिपेंड करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे ही कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, है ना। स्टेट का अगर आपने अपलोड किया है तो आप ओबीसी से, ऐसा तो नहीं है कि आपने फेक किया है, तो आपने अगर ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको मुझे लगता है चांसेस हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे हर किसी का कैंडिडेचर अगर रद्द करेंगे तो बहुत सारे 30% के ऑलमोस्ट बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट का अपलोड किया है, ठीक है, तो उनको मेरे हिसाब से चांस मिलना चाहिए। और जनरली भी आप चीज़ें देखते हैं तो ऐसा ही होता है, चांस है वो दिया जाता है आपको डॉक्यूमेंट का, ऐसे ही सीधा ही कैंडिडेचर रद्द है वो नहीं किया जाता है। बाकी यूपीएससी का डीएफ का पहली बार हो रहा है नर्सिंग की फील्ड में, तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही डीएफ ऑन होगा, ठीक है, जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में ही हम पता कर सकते हैं कि जो कैंडिडेचर है वो रद्द करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कौन सा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना चाहिए जिन्होंने स्टेट वाला किया था उनको। जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर आपने अपलोड किए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 2129 वाला कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपने किसी ने अपलोड किया है, तो वही नंबर वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको वापस अपलोड करना है। सबसे ज़्यादा दूसरा तीसरा सवाल जो रहता है बच्चों का यही कि हमारा जो है वो डेट के बाद में, ठीक है, डेट पास हो गई है उसके बाद में हमने जो है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया है, एससी का सर्टिफिकेट बनाया, एसटी का बनाया या ईडब्ल्यूएस का बनाया, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, तो क्या वो ठीक है हम कैटेगरी में काउंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, आप जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, ठीक है, कुछ भी हो, मोस्ट प्रोबेबली मार्कशीट हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, ये भी अगर आपके एग्ज़ाम होने के बाद के हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाए, ठीक है। मार्कशीट तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ इस कंडीशन में की जा सकती है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पहले आ गया हो, रिज़ल्ट है वो पहले डिक्लेयर कर दिया गया हो, ठीक है, आपकी मार्कशीट लेट है, उस कंडीशन में आपको छूट है वो दी जा सकती है।
बाकी वही बात आती है लास्ट में ले दो के कि यूपीएससी है, यूपीएससी पे ही डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, किसका कैंडिडेचर रद्द करते हैं, किसका नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिसका भी करेंगे, जो भी करेंगे, सबके साथ फेयर फाइट रहने वाली है, किसी एक के लिए स्पेसिफिक रूल नहीं रहने वाला है। तो मेरा सिंपल से यही कहना है। कोई भी और सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बट फोकस कीजिए किस पे, DSSB पे, और जो भी एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो SGPC के आगे आने वाले वैकेंसी हो या फिर राजस्थान CHO की वैकेंसी हो या फिर NORCET हो, ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और तू नहीं तो कोई और सही वाली बात आप ये सही साथ करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ और कि यहाँ पे ना एक बच्चों का है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, 3300 शायद 20 कैंडिडेट हैं वो टोटल सेलेक्टेड हैं। एग्जैक्ट नंबर गलत हो तो माफ़ी दे देना, ठीक है। तो इन कैंडिडेट्स में से आप मान के चलिए कि लगभग 80% कैंडिडेट जो हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं ESIC है वो मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनमें से 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है पूरे, ठीक है। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है मतलब किसी की मार्कशीट नहीं आई है, ठीक है, और किसी ने OBC का डाल दिया लेकिन वो बहुत पुराना डाल दिया है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और अभी जो बना है वो डेट के बाद का होगा, तो उनका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे 200 से 300 कैंडिडेट तो सीधे निकल गए, बचे 3000 कैंडिडेट। अब 3000 में से 1000 ही कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो निकलने हैं, तो उनमें से आप मान के चलिए कि 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और उनको एक प्रीफर्ड जो मतलब प्रीफर्ड अगर चॉइस इनको नहीं मिलती है उस कंडीशन में वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट ESI से निकालता है उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि अगर आपका उसमें नाम है तो आपके 80 to 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ OBC कैटेगरी को छोड़ के, क्योंकि OBC कैटेगरी में बच्चे बहुत होते हैं और उसमें भी चांसेस हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है हर कैटेगरी से इन्होंने 1.68 या फिर 1.7 गुना कैंडिडेट है वो लगभग हर कैटेगरी से इन्होंने लिए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो चांसेस हैं। और जो सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कट ऑफ का, तो कट ऑफ के अंदर अगर बात करें EWS की, ठीक है, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, सॉरी, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं उसके अंदर EWS के अंदर 68 to 70 पे काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं। UR कैटेगरी के अंदर 73 to 75 पे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सॉरी OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो OBC के अंदर सेम यहीं पर है लगभग, ठीक है, 72 कर लीजिए भले, तो 72 to 75, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है। और उसके बाद में 80 के अराउंड तो बहुत कैंडिडेट है, मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 50% आप मान के चलिए कि ठीक है 50% जो कैंडिडेट रहने वाले हैं वो 78 to 82 के बीच में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने अगर कट ऑफ इनकी जो ठीक है इनकी जो आंसर की इन्होंने मिलाई है वो अगर सही जगह से मिलाई है तो, है ना, हर कहीं से मिला ली है फिर उसको कि हाँ कहीं 105 से हो रहा है एक कोचिंग से तो दूसरी से आ रहे हैं तो 95 से हो रहा है, तो उस कंडीशन में तो नॉर्मल सी बात है कि ऊपर नीचे होंगी चीज़ें। बाकी अगर उनकी सही हैं जिस हिसाब से वो बता रहे हैं तो उस कंडीशन में ये रहने वाला है। SC ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 63 और इसके शायद 65, है ना, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे मुझे याद नहीं क्योंकि SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं मुझे कम, ठीक है, कम कॉन्टैक्ट में है मेरे, मतलब कॉन्टैक्ट में मतलब कम बच्चे जो जुड़े हुए हैं तो उनका मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है, बाकी यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा जो भी डिटेल में था। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो एक और चीज़ यहाँ पे कि इन्होंने लिखा है कि OBC कैटेगरी के अंदर इनका पहले जो क्रीमी लेयर के अंदर था अब ये OBC NCL के अंदर इनका सर्टिफिकेट है वो बन गया है। तो पहली बात तो आपका सर्टिफिकेट अगर डेट के आपकी जो अगर कास्ट है वो अगर बाद में OBC NCL के अंदर आई है तो बात अलग है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका जो ये है वो नहीं मान्य होगा, तो आप OBC क्रीमी लेयर से होंगे। बाकी एक बार थोड़ा और कोशिश कीजिए, देख लीजिए इधर उधर, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे कहीं भी ये चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। मैंने कम से कम UPSC के कम से कम 30 से 40 PDFs हैं वो पढ़े हैं, ऐसी कोई भी चीज़ मुझे कहीं भी नहीं मिली है जिसमें मुझे ये आइडिया लग सके। तो फिर भी आई विल ट्राई कि कुछ मिले, और मिलते ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कोई भी सवाल रह जाता है तो वहाँ पे आपको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।